डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को पीएम किसान की 21वीं किस्त करेंगे जारी। एक क्लिक में करोड़ों किसानों के बैंक खातों में फिर से पहुंच जाएंगे 2000 रुपए। पीएम किसान वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पहलों में से एक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया बीज विधेयक 2025। सभी हितधारकों से मांगे गए हैं सुझाव। प्रस्तावित विधेयक लेगा मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 का स्थान। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दिया बड़ा झटका। तमिलनाडु सरकार द्वारा कर्नाटक के खिलाफ कावेरी जल बंटवारे के विवाद में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। कहा, पानी के आवंटन का निर्णय इसके लिए गठित विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों में ठंड को लेकर जारी किया बड़ा अलर्ट। आईएमडी ने दक्षिण भारत में बारिश के दिए संकेत। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ों में मैदानी इलाकों तक गलन वाली सर्दी और पूर्वोत्तर राज्यों में घने कोहरे के साथ सर्दी का अलर्ट जारी। समाचार अब विस्तार से। देश भर के किसानों के लिए देहरी पर दिवाली जैसा मौका आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस दिन एक क्लिक में करोड़ों किसानों के बैंक खातों में फिर से 2000 रुपए पहुंच जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सीधे हस्तांतरण के माध्यम से अब तक 3.70 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिल रहा है जिनकी भूमि का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज है, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हैं और जिनका केवाईसी पूरा हो चुका है। ये योजना वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पहलों में से एक है, जो लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करती है। समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ ये योजना अपने लाभों का 25% से अधिक महिला लाभार्थियों को समर्पित करती है। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती करने वाले किसानों को निःशुल्क सरसों का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तिलहनी फसलों के अंतर्गत सरसों राई के कुल 4.96 लाख मिनी किट 9,931 कुंतल के लक्ष्य के सापेक्ष 4.92 लाख मिनी किट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 3.94 लाख मिनी किट 7,880 कुंतल किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। लोक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज एवं उर्वरक समय से उपलब्ध कराने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। रबी सीजन की तैयारियों को सुचारू रूप से संचालित करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा कृषि इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी कार्य जिलों और मंडलों में युद्ध स्तर पर जारी है। कृषि मंत्री ने बताया कि उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति संतोषजनक है।
और बात करते हैं लाल मूली की। आज के समय में रंग बिरंगे खाद्य उत्पादों के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ के चलते बाजार में इनकी मांग बढ़ी है। ऐसे में कृषि संस्थानों के द्वारा भी सब्जियों की रंगीन किस्मों का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा लाल रंग की मूली को एक नई किस्म काशी लोहित विकसित की गई है। इसमें जड़ की बाहरी त्वचा लाल और जड़ का आंतरिक भाग सफेद होता है। इस प्रजाति को वर्ष 2018 में जारी किया गया था और वर्ष 2019 में केंद्रीय बीज समिति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित किया गया है। काशी लोहित मूली की एक उष्णकटिबंधीय प्रकार की किस्म है जिसमें हरे रंग की पत्तियां एवं जड़ें गुलाबी रंग की होती हैं। पत्तियों की आकृति वीणाकार एवं जड़ लंबी एवं पतली और मध्य आकार की आकर्षक एवं चमकदार लाल होती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज विधेयक 2025 का मसौदा तैयार किया गया है, जिसको लेकर सभी हितधारकों और लोगों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित विधेयक मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 का स्थान लेगा। बीज विधेयक 2025 के मसौदे में बाजार में उपलब्ध बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, किसानों को किफ़ायती दरों पर अच्छे बीज उपलब्ध कराना, नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना, किसानों को हानि से बचाना, नवाचार को बढ़ावा देना, बीज की वैश्विक किस्मों को किसानों तक पहुंचाने के लिए बीज आयात को दार बनाना और बीज आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही द्वारा किसानों के अधिकारों की रक्षा का प्रस्ताव है। अगली खबर तमिलनाडु से। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा कर्नाटक के खिलाफ कावेरी जल बंटवारे के विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और राज्य की याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक के मैकेडॉट परियोजना के खिलाफ कहा है कि पानी के आवंटन का निर्णय विशेषज्ञ निकायों द्वारा लिया जाना चाहिए, जो इसके लिए गठित किए गए हैं। इस मामले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा है कि हमको इंसाफ मिला है, यह हमारा पानी है और हमारा अधिकार है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए खुद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कमर कस ली है। वह तिलहन और प्राकृतिक खेती को लेकर काफ़ी संजीदा हैं। उन्होंने कहा है कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को 25 नवंबर तक बुआई ज़रूर कर लेनी चाहिए। वहीं सरसों का दोगुना उत्पादन टारगेट रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को गेहूं, सरसों समेत अन्य रबी फसलों के उन्नत बीज किसानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि समय पर बुआई पूरी की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार की रबी उत्पादकता गोष्ठी 2025 में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंडलों के अधिकारियों के साथ कृषि उत्पादन, बुआई, खाद बीज की उपलब्धता समेत अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए गेहूं और सरसों के समय पर बुआई कराने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमने कृषि उत्पादन बढ़ाने का टारगेट रखा है और इसके लिए फसलों का समय पर बोया जाना जरूरी है। इस बीच पंजाब में धान की खरीदी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब तक राज्य की मंडियों में कुल 153 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है। इसमें संगरूर जिला सबसे आगे है, जहां 13.28 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। उसके बाद बठिंडा में 12.53 लाख मीट्रिक टन और पटियाला में 11.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वहीं अमृतसर, तरनतारन, मोहाली और फजलिका जिले में धान की कटाई खत्म हो गई है। ऐसे में किसान मंडियों में नई उपज लेकर नहीं आ रहे हैं। इससे इन जिलों में खरीदी रुक गई है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निजी व्यापारियों ने इस बार ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई और उन्होंने सिर्फ 17,585 मीट्रिक टन धान ही खरीदा है। अब तक आई 153 लाख मीट्रिक टन धान में से 152 लाख मीट्रिक टन लगभग 99% की खरीद पूरी हो चुकी है। खरीदे गए धान में से 138 लाख मीट्रिक टन 90% से अधिक मंडियों से उठा लिया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से एक अच्छी खबर आई है। अक्टूबर माह में थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है।
देश में थोक मुद्रास्फीति दर यानी थोक महंगाई दर अक्टूबर में कम होकर 1.21% हो गई है, जो कि सितंबर में 0.13% थी। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। अक्टूबर में थोक महंगाई दर के नकारात्मक रहने की वजह खाद्य उत्पादों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, इलेक्ट्रिसिटी और मिनरल ऑयल एवं अन्य की कीमतों में कमी आना है। बीते महीने खाद्य उत्पादों में थोक महंगाई दर 5.04% रही, जो कि सितंबर में 1.99% थी। दूसरी तरफ ईंधन और ऊर्जा में थोक महंगाई दर अक्टूबर में 1.12% रही है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों में थोक महंगाई दर अक्टूबर में 0.07% रही। 22 श्रेणियों में से 7 में कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिनमें केमिकल, बेसिक मेटल और मोटर वाहन शामिल हैं। इससे पहले बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में रिकॉर्ड 0.25% के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सितंबर में 1.44% थी। ये मौजूदा CPI सीरीज में दर्ज की गई अब की सबसे कम महंगाई दर है। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार यूपी की धमक देखने को मिल रही है। यूपी पवेलियन में यूपी से इस बार 2750 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पवेलियन के 343 ODOP स्टॉल्स पर जहां बनारसी सिल्क, फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग, कन्नौज का इत्र देखने को मिल रहा है, तो वहीं 150 युवा स्टार्टअप्स और महिला उद्यमी अपने हुनर का जलवा भी बिखेर रहे हैं। यूपी इस बार अपनी लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ आगे बढ़ रहा है। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश की भी धमक इस बार देखने को मिल रही है। यूपी पवेलियन में आपको बहुत कुछ खास मिलने वाला है। मसलन आपको यहाँ पे फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग देखने को मिल रही है, कन्नौज का इत्र देखने को मिल रहा है, आगरे का पेठा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मेरठ के खिलौने भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 343 अलग अलग स्टॉल्स पर आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की झलक देखने को मिल रही है और आप समझिए कि 150 से ज़्यादा युवा स्टार्टअप्स और महिला उद्यमी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरी मौजूदगी इस समय यूपी पवेलियन में है और आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए जरी के लिए प्रसिद्ध कानपुर की अलग अलग जरी की कारीगरी देखने के लिए मिल रही है, तो फर्रुखाबाद के जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो भी देखने को मिल रही है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्यों फेमस है और इस बार इस मेले में क्या खास लेकर आए हैं? हमारा 300 साल पुराना ब्लॉक प्रिंटिंग का जो है इतिहास है और हमारे दादाजी को 64 में गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। अब उनकी विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं उन्होंने ODOP करके हमारा ये काम जो आगे बढ़ाया है। क्या है इस बार आपके स्टॉल पर खास और ODOP को कैसे प्रमोट कर रही हैं और इस बार के ट्रेड फेयर में क्या खास लेकर पहुंची हैं आप? ये हमारा ब्यूटी टूल्स हैं, मसाज टूल्स, आयुर्वेदिक मसाज टूल्स हैं जो हम लोग टीक वुड और कांसे से बनाते हैं। ये एक नया बिल्कुल प्रोडक्ट है। फॉरेन में तो बहुत हम लोग इसको प्रमोट करते हैं, बट इंडियंस इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। तो ये हमारा एक कांसा बॉन्ड है, ये हमारा बॉडी मसाज टूल है। यहाँ पर 150 से ज़्यादा महिला उद्यमी और तमाम स्टार्टअप्स के साथ युवा पहुँचे हुए हैं और इस बार की जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ODOP को प्रमोट करने के लिए और वोकल फॉर लोकल होते हुए यहाँ पर ये तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों में ठंड को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। IMD ने 15 नवंबर को दक्षिण भारत में बादलों के बरसने के संकेत दिए हैं। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में शीत लहर के कारण सर्दी के ग्राफ में इजाफे के संकेत हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और कई इलाकों में घना कोहरा छाया नजर आएगा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं के प्रभाव से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक गलन वाली सर्दी परेशान करेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घने कोहरे के साथ सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी राज्यों खासकर केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान गरज चमक, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। और किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आमद हो रही है। एगमार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार 14 नवंबर को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 6 नवंबर को यहां की कांजनगाड़ मंडी में काली मिर्च का भाव था 65,000 रुपए।
14 नवंबर को इसके भाव में 2,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 63,000 रुपए। केरल की कांजनगाड़ मंडी की तरह ही यहाँ की पयानूर मंडी में काली मिर्च के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 नवंबर को काली मिर्च के सौदे हुए 67,000 रुपए पर। 14 नवंबर को इसके सौदों में 2,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली और काली मिर्च 65,000 रुपए पर आ गई। आवक कम होने के बावजूद मांग अच्छी है, इसलिए दाम मजबूत बने हुए हैं। निर्यात में भी इस साल काली मिर्च ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में ये बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया है। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो इस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब के किसान सिंचित अवस्था में गेहूं की बुवाई कर लें, साथ ही पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में धान की कटाई करें। पंजाब में इस समय टमाटर और प्याज की बुवाई जारी रखें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में गेहूं और सरसों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मेथी, गाजर और मूली की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान सिंचित अवस्था में चने की बुवाई जारी रखें। साथ ही पंजाब में अभी के समय मूली, गाजर और धनिया की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान पालक और मेथी की बुवाई भी कर सकते हैं। बात करें दिल्ली और इसके आसपास की तो अभी के समय गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें किसान भाई। साथ ही दिल्ली के किसान सरसों, मटर और गाजर की बुवाई जारी रखें। समय पर बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान लहसुन की बुवाई उभरी हुई क्यारियों में कर लें। बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी का खास ख्याल रखें। वहीं हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में धान की कटाई का काम शुरू करें। साथ ही हरियाणा में अभी के समय गेहूं की बुवाई भी शुरू कर लें। हरियाणा में पहले से बोई गई मटर, सरसों और आलू की फसलों में हल्की सिंचाई करें। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में धान की कटाई और मड़ाई कर लें। साथ ही हरियाणा के पश्चिमी इलाके में कपास की तुड़ाई पूरी कर लें। हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र के किसान गेहूं और जौ की बुवाई शुरू कर लें। बात करें उत्तर प्रदेश की तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान परिपक्व धान की कटाई और मड़ाई का काम करें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी के समय गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों की बुवाई करें। साथ ही यहाँ के किसान आलू की उन्नत किस्मों की बुवाई कर लें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई का काम कर लें। किसान भाई,
साथ ही यहाँ के किसान गेहूं और मसूर की बुवाई कर लें। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की रोपाई का काम कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बिहार में एनडीए के तूफान में उड़ा महागठबंधन। 202 विधानसभा सीट के साथ एनडीए की प्रचंड जीत। 90% स्ट्राइक के साथ भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस समेत मात्र 35 सीटों पर सिमटा विपक्ष का कुंभार। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतगणना के अंतिम चरणों में जीत कर बचाई सीट की साख। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज। मुख्यमंत्री आवास में आज सुबह से ही नेताओं का आना जाना जारी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा और ओडिशा के नोआपाड़ा के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने दर्ज की जीत। पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित विधायक देवयानी राणा और जय ढोलकिया को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका। पुलिस थाने के अंदर हुआ भीषण विस्फोट। अमोनियम नाइट्रेट के खेप की जांच कर रही थी एफएसएल टीम। हादसे में 9 लोगों की हो गई है मौत। आज पूरे देश में मनाई जा रही है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी कार्रवाई। तंजानियाई महिला यात्री के पास से 1,718 करोड़ रुपए की कोकीन की जब्त। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
आपका अब तक का सबसे बेहतरीन शिकार साबित हो सकता है। ये अच्छा सुनो, अगर हमने इसे 1 घंटे में मार दिया तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? ये पुलिस वाला था जिसे सरफिरा होने की वजह से फोर्स से निकाल दिया गया। इंसानों की शिकार की तो अगर मैं सारे हंटर्स को मार दूं तो? अगर एक बार जीत गए तो आजाद हो जाओगे। उसके जैसे आदमी को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। कैसा होगा कि अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए? करती हूँ मैं बेटी से प्यार। अभी शनाया से शादी नहीं करनी। मेरे बापू की चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो मेरी शादी आपसे कभी नहीं होने देंगे। ये शादी होगी। माहिर तैराक बनने का काम शुरू करके बहुत बुरा किया। अब तो देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तूने ये चेक नहीं जलाया मगन लाल, अपनी तकदीर को आग लगाई है। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आकर्षा को अपने वश में कर दे। आई बात समझ में? और इसमें मदद करूंगा मैं। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। कैसा होगा कि अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए? करती हूँ मैं बेटी से प्यार। अभी शनाया से शादी नहीं करनी। मेरे बापू की चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो मेरी शादी आपसे कभी नहीं होने देंगे। ये शादी होगी। माहिर तैराक बनने का काम शुरू करके बहुत बुरा किया। अब तो देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।